करना अब आदत सी बन गई है, क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना आज वक्त मेरा नहीं, ये हालात मेरे नहीं, पर वक्त को वक्त बनाने में भी वक्त लगता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का कॉमरेड ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम एक सब्जेक्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट चलता है यह सिविल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर में चलता है। तो हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ही अच्छी भार के कारण एक ही दिशा में वृत्ताकार छड़ और आयताकार छड़ में जो आयतन परिवर्तन और आयतन में विकृति क्रिएट होती है, हमने डिस्कशन किया है उस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे समान काट की छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो भी टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास न कीजिएगा। हम उसका जो पीडीएफ है आपको लिंक शेयर कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। उसके साथ साथ हम कॉमरेड ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जब आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो अपने आपसे हमेशा क्वेश्चन किया करिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई साइंस में पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज की किसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप से पूछा करिएगा, क्वेश्चन किया करिएगा क्या कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर से वह टॉपिक कहीं लिखा गया है कि इसका प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं तो ठीक है, मान लीजिए हम मानते हैं वह बात सही है कि हम उसका यूज या फिर किसी थियरी का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आप अपने क्रिएटिव माइंड से हमेशा ये सोचा करिएगा कि हम अपने लेवल से इस चीज का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। और चलिए हम देखते हैं, आज की टॉपिक है समान काट की छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। देखिएगा, समान काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, क्या हमें पता होना चाहिए। तो हमने डिस्कशन किए थे यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल ई से। कैपिटल ई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहां से हम यहां लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हमें लंबाई में परिवर्तन चाहिए। तो अब देखिएगा, ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? तो प्रतिबल को क्या लिख सकते हैं हम? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, एकांक लंबाई में लगने वाले बल को हम प्रतिबल कहते हैं। तो अब देखिएगा, एकांक लंबाई में लगने वाले बल एफ अपान ए। उसके बाद देखिएगा विकृति। तो विकृति किसे कहते हैं? तो माप में परिवर्तन, मतलब लंबाई के माप में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। तो विकृति देखिएगा क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल माप में परिवर्तन अपान प्रारंभिक माप। तो हम ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ एल अपान, हम क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू एफ एल अपान ए डेल्टा एल। तो अब देखिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है कि लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन किससे डिनोट करते हैं? तो डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? इधर से पक्षांतर करते हैं तो डेल्टा एल अपान एफ एल अपान ए यहां लिख सकते हैं। तो यह वैल्यू जो आई है हमारा लंबाई में परिवर्तन आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। और यदि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो जो न्यूमेरिकल के सवाल न्यूमेरिकल जो होंगे वह यहीं से गुजरेंगे, मतलब इस टॉपिक से गुजरेंगे, इस फार्मूले से गुजरेंगे, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे सेमेस्टर एग्जाम में वह यहीं से गुजरेगा। और आई होप को आपको समझ में आया होगा कि एक समान काट की जो छड़ का लंबाई में परिवर्तन है वह डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपान ए। हम आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक है कि विभिन्न काट वाली छड़, बार ऑफ वेरिइंग सेक्शन। तो विभिन्न काट वाली छड़ यदि है और उस पर फोर्स क्रिएट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसमें लंबाई में उसके जो परिवर्तन होगा वह कितना होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जनरली सोचिए
कि यदि आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो मान लीजिए यह कोई अलग छड़ है, यह कोई अलग छड़ है, यह कोई अलग छड़ है। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है कि पहले छड़ का क्षेत्रफल A1, दूसरे छड़ का क्षेत्रफल A2, तीसरे छड़ का क्षेत्रफल A3 है। तो अब सोचिए आपकी 3 प्रकार के छड़ हैं और तनाव बलकार कर रहा है इस साइड, अपोजिट साइड में, जस्ट इस साइड, ठीक है। दोनों अपोजिट साइड में टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, टेंशन फोर्स कार्य कर रहा है। तो इसके लंबाई में कितना परिवर्तन होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मान लीजिए हम, यह इसकी प्रारंभिक लंबाई L1 और उसके बाद यह प्रारंभिक लंबाई L2 है दूसरे छड़ का, फिर तीसरे छड़ का मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई L3 है, ठीक है। हमने इतना मान लिया। उसके बाद जो लंबाई में परिवर्तन होगा, मान लीजिए इसके लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L1 हो रहा है पहले वाले में, उसके बाद दूसरे में डेल्टा L2 हो रहा है, उसके बाद तीसरे वाले में डेल्टा L3 हो रहा है, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा पहले लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है टेंशन फोर्स के कारण वह डेल्टा L1 है। उसके बाद जो दूसरे छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वह डेल्टा L2 है। उसके बाद जो तीसरे छड़ में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वह डेल्टा 3, ठीक है। अब देखिएगा लंबाई में जो टोटल परिवर्तन हो रहा है हम लिख सकते हैं डेल्टा L बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ठीक है। इतना लिख सकते हैं कि अगर से टोटल डिफरेंस निकाले, मतलब कि जो टोटल परिवर्तन हो रहा है लंबाई में, तो थोड़ा सा इसमें जो परिवर्तन हुआ डेल्टा L1, उसके बाद जो दूसरे में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ डेल्टा L2, उसके बाद जो तीसरे में जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ डेल्टा L3। यदि इसको हम तीनों जोड़ देते हैं तो हमारा जो टोटल डिफरेंस है, मतलब जो टोटल लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा मान लीजिए कि इस छड़ का यंग मॉडुलस कैपिटल E1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यंग मॉडुलस को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो हम पहला छड़ ले रहे हैं तो पहला यंग मॉडुलस मान लेते हैं E1, उसके बाद दूसरा छड़ ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं E2, उसके बाद जो तीसरा छड़ है उसको मान लेते हैं हम E3, ठीक है। इतना आई होप कि आपको समझ में आया कि जो प्रारंभिक लंबाई थी L1, L2, L3 था, उसके बाद जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था A1, A2, A3 था, ठीक है। और टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है दोनों अपोजिट साइड में F। उसके बाद देखिएगा उसके लंबाई में जो मान लीजिए परिवर्तन डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3। उसके बाद देखिएगा यंग मॉडुलस जो होगा तीनों छड़ के अलग अलग होंगे, तो E1, E2, E3 मान लिए। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा कि हम लिख सकते हैं लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L इक्वल टू क्या, हमने अभी समझा कि FL अपॉन AE, ठीक है। तो अब देखिएगा ये पहले छड़ के लिए निकाल रहे हैं तो A1 होगा, उसके बाद यंग मॉडुलस यहां से E1 होगा, ठीक है। और जो लंबाई है वह L1 होगा, ठीक है। तो यह किसके लिए आया, तो डेल्टा L1 मतलब कि पहले छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, तो FL1 अपॉन A1 E1, ठीक है। यहाँ पे A1 क्या है, क्षेत्रफल है पहले छड़ का, और E1 क्या है, यंग मॉडुलस है पहले छड़ का। उसके बाद जो L1 है वह पहले छड़ की लंबाई है। इतना आई होप को आपको समझ में आया। उसके बाद देखिएगा अब इस छड़ के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, जो छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है कितना हो सकता है, तो हमने माना है कितना, डेल्टा L2 माना है। तो मान लीजिए डेल्टा L2 परिवर्तन हो रहा है। अब देखिएगा फार्मूला से क्या, FL अपॉन AE, तो F देखिए सेम है, जो F फोर्स टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है दोनों अपोजिट साइड में वह सेम है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वह सेम है, तो इसलिए यह को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा L1, तो L1 के लिए हमने निकाल चुका है। अब देखिए L2 के लिए निकाल रहे हैं तो L2, उसके बाद देखिएगा क्षेत्रफल इसका कितना है, तो A2 है, तो हम A2 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने दूसरे छड़ का यंग मॉडुलस माना है कितना, E2, तो E2 हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, डेल्टा L2 इक्वल टू FL2 अपॉन A2 E2। उसके बाद अब देखिएगा हम इस छड़ के लिए निकालेंगे तो सेम प्रोसेस यही कि डेल्टा L3, क्योंकि देखिएगा हम जो लंबाई माने हैं तीसरे छड़ की वह है L3। उसके बाद जो इसके लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, विकृति क्रिएट हो रही है, वह हो रही है डेल्टा L3। तो हम डेल्टा L3 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, F क्योंकि सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है। उसके बाद L3 लंबाई, तीसरे छड़ की लंबाई L3 है। उसके बाद देखिएगा
जो क्षेत्रफल है वह A3 है, उसके बाद जो यंग मॉडुलस है वह E3 है। ठीक है, आई होप को आपको इतना समझ में आया। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो लंबाई में परिवर्तन यदि अलग अलग क्षण है। तो देखिए, इसके पहले हमने समझा था कि अगर यदि एक क्षण है तो हम लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि विभिन्न प्रकार के क्षण है, मतलब एक ही साथ विभिन्न क्षण है, विभिन्न काट के क्षण है और हमें लंबाई में परिवर्तन निकालना है, तो यदि अगर एक होंगे दो होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर नंबर आप क्षण बढ़ रहे हैं तो आपको निकालने में काफी टाइम लगेगा और कठिनाई भी होगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम एक फार्मूला से सभी क्षण के लंबाई में कितनी परिवर्तन हो रहा है एक ही बार में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है हमने उसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा दोस्तों, जो टोटल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि पहले क्षण की लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा L1 प्लस दूसरे क्षण की लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा L2 प्लस तीसरे क्षण की लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है डेल्टा L3। तो टोटल जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है इसके योग के बराबर होगा। तो हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब देखिएगा इसके बाद कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यही जो डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 की वैल्यू है उसको पुटअप करें। ठीक है, तो पुट करने के बाद देखिए क्या होता है। देखिएगा यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 की वैल्यू पुट करने पर क्या आता है, हम लिखेंगे क्या, डेल्टा L इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। डेल्टा L1 की वैल्यू क्या है, एफ L1 अपान A1 E1, तो एफ L1 अपान A1 E1। उसके बाद देखिएगा डेल प्लस एफ L2 अपान A2 E2। उसके बाद देखिएगा डेल्टा L3 की वैल्यू कितना है, तो एफ L3 अपान A3 E3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। हमने क्या किया, एकदम वेरी सिंपल कि हम इस वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, और कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसके बाद क्या कर सकते हैं हम देखिएगा जो क्षण का यंग मॉडुलस था E1 E2 E3 हमने माना था। अब हम मान लेते हैं कि जो क्षण है एक ही पदार्थ के मिलके बने हैं, तो जब क्षण एक ही पदार्थ के होंगे तो यंग मॉडुलस भी एक ही होगा। तो यंग हम मान लेते हैं कि E इक्वल टू E1 बराबर E2 बराबर E3। ठीक है, जो क्षण के पदार्थ का यंग मॉडुलस है वह E है। ठीक है, तो अब E1 E2 E3 के वैल्यू को हम E मान सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या बन सकता है, एफ L1 अपान A E। ठीक है, देखिएगा E1 की वैल्यू E लिख सकते हैं यहां से। उसके बाद एफ L2 अपान A2 प्लस E, देखिए यहाँ पे A1 होगा, A2 प्लस E2 को भी हम लिख सकते हैं क्या, E, तो यहां से E लिख दिए। उसके बाद देखिएगा एफ L3 अपान A3। उसके बाद देखिएगा E3 का वैल्यू भी E लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L इक्वल टू एफ कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, तो एफ को कॉमन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से E, यहाँ से E, यहाँ से E, तो यहाँ से E हम भी कॉमन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बचा, L1 अपान A1 प्लस L2 अपान A2। उसके बाद L3 अपान A3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। तो हमारा जो लंबाई में परिवर्तन होगा, कई प्रकार के क्षण हैं उनकी लंबाई जो भिन्न भिन्न है, उनके क्षेत्रफल भी भिन्न भिन्न है। तो हम एक साथ उसके लंबाई में जो परिवर्तन विकृति क्रिएट हो रही है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के क्षण है उनके लंबाई में जो परिवर्तन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही बार में। वो भी कैसे, तो डेल्टा L इक्वल टू एफ अपान E, मतलब कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमें फाइंड आउट होना चाहिए। उसके बाद यंग मॉडुलस मतलब किस पदार्थ से मिलकर बना, यंग मापांक कितना है उसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और जो उसके प्रारंभिक लंबाई है और उसकी जो क्षेत्रफल है ज्ञात हो तो हम उसके लंबाई में विकृति कितनी क्रिएट हो रही है, लंबाई में कितनी परिवर्तन हो रहा है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला के मेथड से। ठीक है, इस फार्मूला के सहारे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया। देखिए दोस्तों, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के थियरी पोर्शन से जो आखिरी टॉपिक है वह है टेम्परेचर स्ट्रेसेस,
तापी प्रतिबल। तो अब देखिएगा, इसके बाद हम इस थियरी पोर्शन को कवर करने के बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल में, हम उसको तरह तरह तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस टॉपिक को पहले हम समझते हैं कि तापी प्रतिबल क्या होता है। तो अब मान लीजिए हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, हम इसमें क्या किए हैं, एक धातु की छड़ लिए हैं, उसके बाद हम दोनों साइड से उसको ग्रिप कर दिए, मतलब जकड़ दिए हैं। ठीक है, और उसको बर्नर की सहायता से हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब तात्पर्य है कि हम उसको हीट दे रहे हैं, मतलब ताप दे रहे हैं। तो अब देखिएगा इस बर्नर के कारण जो ताप क्रिएट होगा, तो इस छड़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी। तो एनर्जी उत्पन्न होगी, वह क्या करेंगे कि इस जकड़ से, इस ग्रिप से इस साइड जाएंगे, मतलब कि इस ग्रिप से छूटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए कि आप धातु की छड़ लिए हैं और बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं और पकड़े हैं। ठीक है, तो जब धातु गर्म होगा ताप के कारण, तो वह फैलेगा। तो फैलेगा मतलब क्या, इसका मतलब आप समझेंगे कि वह आउटसाइड में फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और आपने क्या किया है कि उसको जकड़ के रखा है। ठीक है, तो जकड़ के रखा है, तो इस फोर्स के अपोजिट साइड में एक बल क्रिएट हो रहा है। देखिएगा, आप इस साइड फोर्स लगाए हैं और उसके बाद यहाँ पे जो धातु के छड़ के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी के कारण क्या हो रहा है कि इस साइड बल का कार्य कर रहा है, मतलब कि वह छूटने का प्रयास कर रहा है, और आपने यहाँ पे जकड़ के बल लगाया। तो जो छूटने का प्रयास कर रहा है धातु की छड़, वह जो बल क्रिएट कर रहा है उसे ही प्रतिबल कहते हैं। मतलब कि इस बल के अपोजिट साइड में एक बल क्रिएट हो रहा है। अच्छा हाँ, आप पहले ये बताइए कि प्रतिबल का डिफिनीशन क्या कहता है, कि किसी भी आकृति या किसी संरचनात्मक अवयव पर बाह्य बल लगाने पर उसके आंतरिक अवयव में एक बल क्रिएट होता है, जिसकी डायरेक्शन उस लगाए गए बल के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में होता है, जिसे ही प्रतिबल कहते हैं। तो अब देखिएगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे कि आपने इस छड़ को जकड़ के रखा है, मतलब कि आपने फोर्स लगाया है, उसके बाद टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देने पर इस पर फोर्स क्रिएट हो रहा है आउटसाइड में, मतलब इस बल के विपरीत में। वही जो बल क्रिएट हो रहा है उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। अब देखिएगा, प्रतिबल तो कह लिए, अब बात आती है कि तापी प्रतिबल। तो जो प्रतिबल क्रिएट हो रहा है वह ताप के कारण हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, किसी छड़ में तापांतर के कारण उत्पन्न प्रतिबल को तापी प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखिएगा, इससे फॉर्मूले हैं, मतलब आप इसको मैथमेटिकल रूप में क्या लिख सकते हैं, समझिए आप। अब देखिएगा, आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में, कि जो ऊष्मा के चैप्टर है, ऊष्मा के चैप्टर से आपने क्या पढ़ा, अंतर के कारण जो लंबाई में परिवर्तन होता है वह होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फा टी, जहां पे यल क्या है, यल है छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई है, लेंथ ऑफ बार। उसके बाद जो यहाँ पे अल्फा है वह है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे टी क्या है, तो टी आप समझ गए होंगे क्या, तापांतर। ठीक है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के कारण ही स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, प्रतिबल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे तापांतर का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हमें अब इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है, मतलब हमें क्या क्या ज्ञात करना आवश्यक है। तो अब देखिएगा, हम इसकी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो हम जानते हैं क्या, कि जब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उसके माप में परिवर्तन हो रहा है। तो माप में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि विकृति क्रिएट हो रही है। ठीक है, विकृति क्या है, कि जो माप में परिवर्तन हो रहा है और प्रारंभिक माप है उसके अनुपात को विकृति कह रहे हैं। अब देखिएगा, विकृति जब क्रिएट हो रही है तो इसमें विकृति का रीजन क्या है, विकृति क्रिएट होने की रीजन क्या है, तो फोर्स के कारण वो विकृति क्रिएट होगी। तो कितना प्रतिबल कार्य कर रहा है,
कितना बल कार्य कर रहा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम देखिएगा लंबाई में परिवर्तन को ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे हम, विकृति कितनी क्रिएट हो रही है, मतलब विकृति कितनी उत्पन्न हो रही है। तो देखिए विकृति इज इक्वल टू क्या होता है, माप में परिवर्तन अपान प्रारंभिक माप। तो माप में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो डेल्टा एल हो रहा है। लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो हम लंबाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा एल हो रहा है। उसके बाद प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तो एल है। अब देखिएगा डेल्टा एल है और हमने वैल्यू कहाँ निकाली है, देखिए हमने वैल्यू निकाली है डेल्टा एल की, कितना, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एल इंटू अल्फा इंटू टी। ठीक है, और उसके बाद एल को एडिटिव रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यल से कैंसिल होगा तो कितना निकल के आ रहा है, तो वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है हमें, तो वह हो रही है अल्फा टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि इस तापांतर की क्रिया में, मतलब इस क्षण को गर्म करने पर, इसको टेम्परेचर देने पर जो विकृति क्रिएट हो रही है वह अल्फा टी हो रही है। तो अल्फा क्या है कि रेखीय प्रसार गुणांक, उसके बाद जो टी है वह टेम्परेचर है। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन हो गया, विकृति हो गई। अब उसके बाद देखिएगा हम प्रतिबल फाइंड आउट करते हैं, तो मतलब कितना, अच्छा देखिए कि यहाँ पे बल लगाए हैं, आपने बल लगाया, फिर यह छड़ भी बल लगाई, तो बल लगाई तो उसको हमने कहा प्रतिबल, और जो आपने बल लगाया उसको हम बल कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यह जो छड़ प्रतिबल क्रिएट किया है तो कितनी है, यह छड़ प्रतिबल क्रिएट किया तो कितना किया, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिएगा प्रतिबल को हम तापीय प्रतिबल कहेंगे क्योंकि टेम्परेचर के कारण हो रहा है। तो अब टेम्परेचर के कारण जो प्रतिबल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वह हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सोचिए, ध्यान से देखिए, आप समझिए बस कि हम जानते हैं क्या कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू प्रतिबल अपान विकृति। ठीक है, इतना जानते हैं। अब देखिएगा यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबल को हमें ज्ञात करना है, तो हम प्रतिबल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू कैपिटल E इंटू ई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां से प्रतिबल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E को यंग मॉडुलस कह रहे हैं, E को एडिटिव रखते हैं। उसके बाद देखिए हमने E की वैल्यू कितना प्राप्त की थी, तो विकृति कितना था, अल्फा टी। ठीक है, अल्फा टी अभी हमने निकाला, तो यहां से हम अल्फा टी को लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रतिबल आया, कहाँ, यहाँ पे जो प्रतिबल क्रिएट होगा उसकी वैल्यू जो होगी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कितना, P इक्वल टू ई अल्फा टी, यही हमारा प्रतिबल की वैल्यू है। ठीक है, देखिएगा यह जकड़ है तो ग्रिप है, तो ग्रिप का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, तो आई होप कि आप जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप वही समझ रहे होंगे। मैं समझाने क्या प्रयास कर रहा हूँ कि जो जकड़ है यहाँ पे ग्रिप है, तो ग्रिप में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिएगा फोर्स कितना लगेगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपान एरिया। अब देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, बल, ग्रिप है, ग्रिप का मतलब यहाँ पे फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे समझिए जनरली भाषा में कि आपने इस छड़ को जकड़ के रखा है, मतलब आपने फोर्स लगा के रखा है। ठीक है, तो वही चीज आपने कितना फोर्स लगा के रखा है वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा प्रतिबल हमें पता है, प्रतिबल हमने फाइंड आउट किया कितना, ई अल्फा टी, और देखिएगा यहाँ पे बल हमें फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल हमें पता है, तो हम यहाँ से बल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा प्रतिबल हमने कितना फाइंड आउट किया, E मतलब यंग मॉडुलस इनटू अल्फा टी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E अल्फा टी इंटू क्षेत्रफल कितना है ये। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया क्या कि जो वर्ग लगेगा यहाँ पे वह होगा ए अल्फा टी। ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं, तो ए अल्फा टी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। तापीय प्रतिबल क्या होता है, तापीय प्रतिबल कारण कितनी विकृति क्रिएट हो रही है, कितना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसके बाद जो कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे।
विभिन्न वैरायटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि यदि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता तो लगे कि कम से कम न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा रहा है कॉमरेड ट्यूटोरियल के चैनल पर। ठीक है, तो और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए, न पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा और कहाँ आपको समझ में नहीं आया। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको कहाँ दिक्कत हुई समझने में, और यदि आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको अच्छे तरीके से समझ में आया। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको यह उपलब्ध हो जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।